स्वागत है आप सभी का मिश्रा एजुकेशन में। तो आज की इस कड़ी में हम लेकर आए हैं व्याकरण से संबंधित जानकारी, जो कि पिछले व्याकरण की पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी वर्ण के बारे में। तो उसमें हमने बताया था कि स्वर वर्ण के बारे में कि स्वर वर्ण क्या है, ये कितने होते हैं। तो उसमें हमने बताया था स्वर वर्ण 11 हैं। ऐसे तो हम लोग जब लिखते हैं आ इस तरह से लिखते जाते हैं, टोटल 13 होते हैं, लेकिन उनमें से 11 यानी अ से लेकर औ तक की मात्रा को हमने स्वर बताया था। लेकिन उसके बाद बच जाते हैं 2 अक्षर जो कि अं और अह कहलाते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, वो क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि जो वर्ण होता है ना, उसको हम लोग कहा जाता है, उसको अयोगवाह कहा जाता है। यानी वो जो अक्षर होते हैं अयोगवाह कहा जाता है। यानी वो कौन से अक्षर होते हैं, वो जो अक्षर होते हैं इसको हम लोग कहते हैं ये अंग और ये अह। ये 2 अक्षर जो बचे, ये दोनों अक्षर, ये 2 अक्षर जो बचे, इन्हें हम लोग कहते हैं, यही अयोगवाह में आता है। इन अयोगवाह हिंदी व्याकरण में केवल 2 हैं। तो पहले जानते हैं अयोगवाह की परिभाषा कैसे देनी है, हम इसको समझाएंगे फिर कि अयोगवाह ये वैसे वर्ण हैं जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी कि ये जो अयोगवाह यानी इसमें 2 अक्षर जो होते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये अंग और अह, ये दो अक्षर हैं, ये ऐसे इनका स्वर के रूप में भी और व्यंजन के रूप में, यानी इसमें दोनों के गुण मिल जाते हैं। दोनों के नियम का ये कहीं ना कहीं अंशतः पालन करते हैं। या इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि ये वैसे वर्ण हैं जो अ के योग से उच्चारित होते हैं। अ का योग यानी अ से शुरू होते हैं, अ का उच्चारण उसमें जुड़ता है और व्यंजन के उच्चारण का वहन करते हैं। और यानी कि उच्चारण अ का तो उसमें जुड़ता है, लेकिन उसमें व्यंजन का उच्चारण भी आ जाता है। यानी कि ये ऐसा वर्ण होता है। इसलिए ये 2 जो अक्षर है अंग और अ, ये 2 वर्ण जो हैं, ये ना तो पूर्ण स्वर है और ना ही पूर्ण व्यंजन। इसलिए इसको स्वर और व्यंजन दोनों से अलग रखा गया है। क्योंकि अ के योग से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको अयोगवाह कहा गया है। तो अब हम कैसे कह सकते हैं, किन आधार पर कह सकते हैं कि आखिर ये ना तो पूर्ण स्वर है ना पूर्ण व्यंजन है, या इसमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो कैसे, आइए जानते हैं इस उदाहरण में। अब उदाहरण से समझते हैं कि जैसे हमने कहा कि 2 अक्षर ये अंग तथा अह, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है अयोगवाह। ये जो अक्षर है इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तो आखिर इसमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण कैसे पाए जाते हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अ, है ना, यानी अ जो वर्ण आता है ये स्वर में आता है ना। और ये दोनों ही अक्षर जो आते हैं आ लिखते चले जाते हैं, है ना। तो ये तो उसी श्रेणी में, स्वर वाली श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार जब अंग बोलते हैं तो पहले हमको अ बोलना पड़ता है, यानी इसमें जो है उच्चारण में पहले अ बोलना पड़ता है। तब उसमें अब जो इस जो ऊपर उसका देख लीजिए अनुस्वार लगा है, इसका उच्चारण बदल रहा था। इसमें अंग यानी कि अंगा का उच्चारण दे रहा है, ठीक है। तो लेकिन ज़रा देखिए कि आप यहाँ पे जैसे कहा गया था स्वर का, तो ये तो स्वर है, लेकिन अंगा का उच्चारण ये तो व्यंजन में आता है ना। इस कारण इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का गुण पाया जाता है। अब इसी को देख लीजिए और हम लोग इसको बोलते हैं आह, क्योंकि विसर्ग का प्रयोग अधिकतर संस्कृत में किया जाता है, लेकिन हिंदी में कभी कोई देखने को मिलता है, जैसे प्रायः, है ना। तो यानी कि अब जो है इसमें देखते हैं आह, तो आ जो होता है, ये जो वर्ण देख रही है आ तो है ही, लेकिन ये छोटा सा जो विसर्ग यानी बिंदु जो है, इसका उच्चारण हाँ की छोटी सी मात्रा में होती है। यानी कि और जबकि जानते हैं हा जो क्या होता है, ये व्यंजन होता है। यानी इस तरह से कह सकते हैं इसमें भी स्वर का गुण है और व्यंजन का, दोनों का गुण है। तो अह, तो इसी कारण इन दोनों को स्वर वर्ण के अंतर्गत नहीं रखा गया है। और दूसरी बात, ये अनुस्वार या अंग का जो उच्चारण है, यानी अनुस्वार अनुस्वार जो लगता है, इसका उच्चारण शब्द के साथ अलग अलग हो जाता है। अब उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं, हम लोग लिखते हैं अंग। तो अब यहाँ पे इसको हम कह दिए अलग अलग इसको पढ़ा जाए तो आ के साथ अंगा शब्द जुड़ता है ना, फिर गा का उच्चारण आता है अंग। इस प्रकार ये अंग बनता है।
लेकिन यदि अब हम कहते हैं इसकी दूसरा उच्चारण कहा जाए अंश, अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या, तो आ तो है ही, इस साथ जुड़ने वाला जो है ये हो जाता है, यानी कि ना का आधे ना की मात्रा साथ में श, अंश। तो अब आप ही देखिए यहाँ पे अनुस्वार तो वही है, लेकिन यहाँ पे अंगा का उच्चारण आया, इसमें आधा ना का उच्चारण आया। तो इस प्रकार क्योंकि देखते हैं भले ही लिखा जाए स्वर में, लेकिन उच्चारण व्यंजन के रूप में भी आता है, यानी कि देखने में स्वर, उच्चारण व्यंजन का। इसलिए उसमें कहा गया था कि ये अ के योग से उच्चारित होता है, अ के योग से उच्चारित होता है अंग, तो अ पहले बोलना पड़ता है, लेकिन व्यंजन का के उच्चारण का भी वहन करता है। तब जैसा देखिए व्यंजन का उच्चारण यानी अंगा, अंग जब बोलते हैं अंग का उच्चारण, तो वर्ड ये तो व्यंजन का उच्चारण आ गया। अंश आ के उच्चारण के साथ शुरू हुआ, और न की मात्रा तो हम जानते हैं, न जो अक्षर आता है वो व्यंजन में आता है। तो इन दोनों का क्या कहते हैं, ये स्वर का सुर उच्चारण और व्यंजन दोनों का उच्चारण इसमें सम्मिलित किया गया, सम्मिलित हो जाते, इस कारण ये ना तो पूर्ण स्वर है और ना ही पूर्ण व्यंजन है। इसीलिए इसे आ के योग के साथ शुरू होता है, इसलिए इसको अयोगवाह कहा जाता है। और इसी प्रकार ये जो हम देखते हैं विसर्ग, अलग उच्चारण जब देखेंगे, जब होता है जब देखते हैं दुह, और इसके साथ मिल जाता है साहस, तो ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है दुस्साहस, है ना, कि दुस्साहस। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे इसका उच्चारण क्या हुआ, आधा ये जो विसर्ग हुआ उसका उच्चारण ये बन गया, आधा स्व की मात्रा हुई ना। उस तरह से जैसे ये बोल दुह जोर गम, है ना, ये बन जाता है दुर्गम। ऐसे संधि विच्छेद में आगे जाएंगे तो और भी कुछ समझ में आएगा। तो दुर्गम, जहाँ पे देखिए यहाँ पे विसर्ग यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे उच्चारण ये रेफ का आता है, तो उच्चारण तो अलग हो गया। तो ऊ की मात्रा जब होती है, तो इसलिए हम इसे बता रहे हैं अह की मात्रा, जो ऊ की मात्रा स्वर से शुरू होता है, तो इतना विशेष रूप से समझना है, स्वर की शुरुआत और व्यंजन का उच्चारण दोनों ही इसमें सम्मिलित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों अयोगवाह हैं। तो अब इसके बाद जब अयोगवाह की बात होगी, तो अब इसके बाद जानते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। तो इसमें लिखा गया, जैसा देख रहे हैं कि व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो यानी कि व्यंजन जितने भी, उन सब का उच्चारण जो है स्वर वर्ण की सहायता से ही होता है। ऐसा कोई भी व्यंजन नहीं जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से ना हो। तो वो कैसे, वो भी हम लोग जानेंगे। तो पहले इसमें देखिए व्यंजन वर्ण में आते कौन कौन से हैं। ये देखिए का, ख, गा, घा, अंगा, और इसी में जो कुछ वर्ण आते जो एक्स्ट्रा इसमें बिंदा लगा उसको पढ़ा जाता है, ये विशेषकर इसका प्रयोग भले ही बहुत कम होता है, लेकिन कहीं जैसे गज़ल, क्योंकि इसमें हम जब इसको सिंपल पढ़ते गा 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 पढ़ते, इसका गा के साथ आ का उच्चारण लास्ट में जब बोल के देखिएगा गा, तो उसके साथ आ का उच्चारण जरूर आता है गा। लेकिन यहाँ पे गा के साथ थोड़ा गला भारी हो जाता है, बिंदा लग जाए तो इसका मतलब गा हो जाता है। तो इस कारण उच्चारण में परिवर्तन होता है। तो इस कारण इन्हें भी व्यंजन में रखा गया। एक होता है सिंपल खा, एक खा। तो इस तरह से अब दूसरा देखते हैं च, छ, ज, झ और ञ। तब इनमें भी देखिए जा तो सिंपली हम बोलते हैं जहाज, जो भी हो जा, थोड़ा सा उच्चारण परिवर्तन होता है इसमें, वही झा के साथ होता है। अब इसके अलावा ट, ठ, ड, ढ, ण, यानी मूर्धन्य र इसको कहा जाता है। तो इसमें जब देखेंगे ऐसा, आपने कई बार बड़ी र इसको बोला जाता है, और ये ढ के नीचे बिंदा, यानी कि इन दोनों का, ये दोनों वर्ण इसी से ढूंढ के बस, यानी क्या कहा जाए, इस वर्ण को सोच विचार कर कुछ तैयार किया गया, ठीक ना। तो इन वर्ण को, और त, थ, द, ध और न, ये हो गया। इसके अलावा पा में देखिए पा, फा, बा, भा, मा, और उनमें से एक वर्ण आता है फा, जिसके नीचे बिंदा लगाता है, यानी कि थोड़ा सा जो बिंदा लगा उसका उच्चारण थोड़ा सा मोटा हो जाता है, भारी हो जाता है। इसके अलावा देखिए या, र, ल और व। तो ये जो चार वर्ण देख रहे हैं व तक, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, और तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत सा, हा। तो इन उच्चारण को, यानी ये जो वर्ण चार हैं, इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसके अलावा क्ष, त्र, यम, श्र, ये जो
4 वर्ण है, इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये 2 या अधिक वर्णों के मिल से बना होता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो अब इसमें आप गिनती कर लीजिए। 8 इसमें, 7 7 यहाँ हो गया 5। अब इसमें कितने हो गए? 6 4 4 और ये भी 4। यदि आप सबको जोड़ कर देख लें, 8 7 15, 15 7 22 होता है, 22 5 27, 27 6 33, 33 4 एक। हाँ, तो देखिए गिनती कर लीजिए। 8 8 7 15, 15 7 22, 22 5 27, 27 6 33, 33 में 4 37, 37 4 41 और 4 45, टोटल 45 व्यंजन। तो इस आधार पर हमने कहा था कि व्यंजन टोटल 45 होते हैं, क्योंकि इन सब को भी आपको व्यंजन ही मानना पड़ेगा, ये सब जो भी है, क्योंकि इनका जो उच्चारण के कारण हमको बदला जाता है कि स्वर और वर्ण जो व्यंजन जो होते हैं वो लिखित नहीं बल्कि उच्चारण के आधार पर देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें से क्योंकि ये सभी व्यंजन है और जब गिनती करके देख लो तो आप देखेंगे कि ये पूरा 45 होता है। और हमने पहले भी जाना था कि स्वर 11 और व्यंजन 45, जब आप दोनों को जोड़ेंगे 56, इसलिए हमने कहा था कि टोटल 56 वर्ण होते हैं। तो आज की कड़ी में इतना ही, क्योंकि व्यंजन की हमने शुरू की है, तो अब शुरुआत की तो व्यंजन के प्रकार भी होते हैं, वो क्या क्या हैं, उनकी परिभाषा कैसे है, उनकी पहचान, उन सब के बारे में हम अगले कड़ी में फिर से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और यदि आप ये वीडियो हमारे ए मिश्रा एजुकेशन फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल ए मिश्रा एजुकेशन पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से ये बात और तक पहुँचते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।